हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी पॉलिटेक्निक के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के टॉप 90 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को ट्रिक और लॉजिक के साथ बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में जो है सॉल्व कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले जो है यहाँ पर आप जो है फिजिक्स का देखेंगे, भौतिकी का देखेंगे, इसके बाद जो है केमिस्ट्री और इसके बाद हम लोग जो है मैथ देखेंगे। काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, एक भी क्वेश्चन स्किप आप नहीं कीजिएगा, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को जरूर जो है देखिएगा। बेस्ट प्रैक्टिस जो है आपका होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो है आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जब किसी बर्फ के टुकड़े को उष्मा दी जाती है तो इसका ताप जो है क्या होता है, इसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। पहले क्या होता है, बढ़ता है और फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है इसका ताप। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, एक 20 ओम के प्रतिरोधक तार को खींचकर उसकी जो है प्राथमिक लंबाई को 2 गुनी कर दिया जाए, तो आपको बताना है कि इसका प्रतिरोध जो है क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि तार के लंबाई को क्या किया जा रहा है, 2 गुना किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जब हम तार के लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध जो है 4 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ता है, 4 गुना। तो पहले प्रतिरोध था 20 ओम, अब आप क्या कीजिए, 20 को गुना कर लीजिए 4 से, तो 20 चौके कितना होगा, 80 ओम। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, क्योंकि जब कभी भी हम तार के लंबाई को अगर 2 गुना करते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो 4 20 चौके क्या हो जाएगा, 80। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और इस तरह से आप बाय ट्रिक जो है इस सब क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर जो है 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि 2 विद्युतीय हीटरों ए और बी पर क्रमशः अंकित हैं। एक हीटर पे लिखा हुआ है 500 वाट 220 वोल्ट एवं दूसरा पर लिखा हुआ है 1000 वाट एवं 220 वोल्ट। तो आपको बताना है कि ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वोल्ट तो दोनों में सेम है, अंतर कहाँ पे है, तो वाट के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका वाट जो है अधिक है उसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा, और जिसका कम है वाट उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना कम है इसका, इससे तो डायरेक्ट आधा कम है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर आपका जो प्रतिरोध हो जाएगा ये होगा 1 अनुपात जो है यहाँ पर आपको जानना है, इसका होगा 1 और इसका होगा 2, क्योंकि ये 2 गुना कम है। तो 2 अनुपात 1 इस तरह से यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कितना, इससे कितना कम है, 2 गुना। तो इसका यह होगा 2 और इसका क्या होगा, 1 होगा। इसका जो प्रतिरोध होगा वो 1 होगा। तो 2 अनुपात 1 इस तरह से यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। और इस लॉजिक के साथ आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 का जो सही आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। डेट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके 4 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 2 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट बैटरी से, एक बैटरी है जिसका जो है 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट के बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको बताना है इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के विभवांतर का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो देखिए, जब कभी भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो विभवांतर सेम ही होता है, उससे जो है प्रतिरोध से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 6 वोल्ट से जोड़ा जाए या फिर कितना भी वोल्ट से जोड़ा जाए, अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर 4 का आपका ए ऑप्शन से होगा 1 अनुपात 1। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, क्योंकि जब कभी भी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभवांतर क्या होता है,
एक ही जैसा होता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ए यानी कि 1:1 बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वोल्ट प्रति एम्पियर को कहा जाता है। तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ओम कहते हैं, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर को ओम जो है कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि एक सूखे सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड निम्न में से किससे बना होता है। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे जस्ता का बना होता है। जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है वो जस्ता का बना होता है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक यंत्र है जो क्या करता है, ये आपको बताना है। तो 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। यह क्या करता है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान से समझिएगा ताकि एक बार आप देखें और डायरेक्ट आप एग्जाम में जाकर के आंसर टिक करें। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ये आपको बताना है। और ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको दिया गया कि एक चुंबक को किसी चालक कुंडली के अक्ष के सापेक्ष लाया जाए। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको दिया गया कि एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए। सी ऑप्शन दिया गया कि एक चालक तार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत घुमाया जाए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। आगे बढ़ जाएंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिक ने पता लगाया था, ये आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, लिखेंगे। और टेड यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूर्य अधिक मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न करता है। तो 10 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे नाभिकीय संलयन के कारण जो है सूर्य अधिक ऊर्जा जो है उत्पन्न करता है, ये आप याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग नाभिकीय विखंडन की क्रमिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में नाभिकीय रिएक्टर में होता है, ये आपको बताना है। तो 11 का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे कैडमियम क्षार, ठीक है। कैडमियम क्षार का उपयोग करके नाभिकीय विखंडन की क्रमिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय अभिक्रियाओं को शुरू करने के लिए जो है कौन सा इसमें से स्थिति जो है उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे एक न्यूट्रॉन का प्रवाह किया जाता है। क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय अभिक्रिया को शुरू करने के लिए एक न्यूट्रॉन का प्रवाह किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपके जो 13 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, बोला जा रहा है यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा, तो यहाँ पर धारा यानी कि आई का वैल्यू कितना दे दिया गया आपको, 2 दे दिया गया, सॉरी। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो ध्यान समझिएगा, यदि 2 एम्पियर की विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा कितना दिया जा रहा है, 2 एम्पियर, विद्युत धारा जो है 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। आवेश यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, यानी कि Q का वैल्यू आपको बताना है। Q को, आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q बताना है। और यहाँ पर आपको जो है वो एम्पियर, 2 एम्पियर दे दिया, मतलब विद्युत धारा दे दिया गया। क्या दे दिया गया है,
विद्युत धारा दे दिया गया 2 एम्पियर, और समय भी यहाँ पर आपको 5 मिनट दे दिया गया है। समय कितना दे दिया गया है? 5 मिनट। तो आपको पता होगा Q बराबर फॉर्मूला होता है IT। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? IT। और I का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 दिया गया है। I डेट मीन्स विद्युत धारा 2 एम्पियर दिया गया है, और T है यहाँ पर आपका 5 मिनट। और 5 मिनट को जब आप सेकंड में चेंज कीजिएगा तो 60 पंचे 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 2 को जब आप 300 से गुना कीजिएगा तो 600 कूलम्ब, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके जो 14 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी +20 सेमी है, इसकी क्षमता होगी। तो आपको पता होगा कि लेंस के क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, लेंस के क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। और P बराबर 1/f जब कीजिएगा तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो D होगा। 5 डायोप्टर निकल के आएगा, क्योंकि 100 को आप 20 से भाग कीजिएगा तो 20 पंचे 100 होता है, तो यहाँ पर आपका 5 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेमी है, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो है आपके 15 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि का उपयोग जो है प्रदूषण रहित बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रदूषण रहित बिजली मतलब वैसा बिजली जिसमें प्रदूषण न के बराबर होता है। तो कौन सा यहाँ पर विधि सही होगा? यहाँ पर 15 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे पनबिजली। ठीक है, पनबिजली हाइड्रो पावर स्टेशन आप जानते होंगे। पनबिजली यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जहाँ से बिना जो है प्रदूषण फैलाए बिजली उत्पन्न किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाल ग्रह कहलाता है? लाल ग्रह। तो 16 का यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम मतलब सबसे अधिक। कौन ऐसा ग्रह है जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके ग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे क्या है? अधिक है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बहल के नियमानुसार 2 तारों का जो है आपको बताना है कि सापेक्षिक वेग, 2 तारों का सापेक्षिक वेग उन दोनों तारों के बीच की दूरी के क्या होता है, ये आपको बताना है। तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे समानुपाती होता है। दोनों तारों के बीच की दूरी का क्या होता है? समानुपाती। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का सभी साथी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन द्वारा पूछा जा रहा है कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है? तो 19 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, देखेंगे रेडियो तरंग की। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम संचार उपग्रह है? सबसे पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो 20 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे इनसेट 1A। इनसेट 1A यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्तचर का काम करने वाला उपग्रह निम्नलिखित में से किस कक्ष में स्थापित किया जाता है? किस कक्ष में स्थापित किया जाता है? तो 21 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, देखेंगे विद्युतीय तल के कक्ष में, ध्रुवीय तल के कक्ष में स्थापित किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए 21 के बाद देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 22 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। पूछा जा रहा है कि किसी निश्चित त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु नियत गति से गतिमान है, तो यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कैसा स्थिति देखने को मिलेगा। तो 22 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे त्वरण का परिमाण नियत है। त्वरण का परिमाण क्या होगा? नियत होगा, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1
2 किलोग्राम तथा दूसरे 4 किलोग्राम के जो है ब्लॉक को एक छत से साथ साथ गिराया जाता है, मतलब एक ही साथ में दोनों को छत से छोड़ा जाता है, मतलब गिराया जाता है। जमीन तक पहुंचने में दोनों द्वारा व्यतीत समय का अनुपात आपको बताना है। देखिए, एक 2 केजी का मान लीजिए कि आपके सामने कोई पत्थर है और एक 4 केजी का पत्थर है, ठीक है, और इस दोनों को आपने अपने छत से एक ही साथ में छोड़ा, गिराया, तो दोनों के द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? समय का अनुपात यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ हम आपको बता दें, आपको पता होना चाहिए कि टाइम बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2GH, यानी कि टाइम जो है वो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। टाइम को यहाँ देख सकते हैं कि कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, यानी कि टाइम को द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। 2 केजी हो 4 केजी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही समय गिरेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बराबर फॉर्मूला था √2GH। इसको G और H मतलब हाइट से जो है मतलब होता है, तो यहाँ पर समय जो है बराबर लेगा, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। 1:1 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक कार विराम अवस्था से चलकर एक समान त्वरण से त्वरित होकर 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग 30 सेकंड में प्राप्त करती है। तो आपको बताना है तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण क्या होगा ये आपको बताना है। अगर यहाँ देखा जाए तो प्रारंभिक वेग जो है वो कितना है? 0 है। प्रारंभिक वेग दैट मीन्स u कितना है? 0 है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बताया गया है एक विरामावस्था से शुरू करती है, तो प्रारंभिक वेग यानी कि u कितना है? 0 है। और अगर अंतिम वेग देखा जाए भी देखा जाए तो देख सकते हैं अंतिम वेग कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको क्या कर लेना है? 5/18 से गुना कर लेना है। 36 को 5/18 से गुना कर लेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये चेंज हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 दूना क्या होता है? 36, और 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो u का मान यहाँ पर आपको 0 मिला, और v का मान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है। अब आपको करना क्या है? और एक चीज़ और देख सकते हैं, टाइम भी दिया गया है। कितना सेकंड? 30 सेकंड। टाइम भी आपको दे दिया गया है। टाइम भी कितना दे दिया गया है? 30 सेकंड दे दिया गया है। इस स्थिति में आपको क्या पूछा जा रहा है कि भाई त्वरण निकालो। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन निकालो, और एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। त्वरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a बराबर v-u/t। v-u/t। तो v क्या देख सकते हैं? v आपके पास 10, और 10 माइनस आप u करेंगे, u का मान 0, तो 10 में से 0 घटाइएगा तो 10 ही मिलेगा, और बट्टे t करना है तो t का मान देख सकते हैं कि 30 है। t का मान कितना है? 30 सेकंड है, तो 30 कर देंगे और 10 को 30 से भाग दीजिएगा तो आपको मिलेगा 0.33। कितना मिलेगा? 0.33। 10 को जब 30 से भाग कीजिएगा तो 0.33 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर जो 0.33 यानी कि बी ऑप्शन है आपका 24 का बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का बी ऑप्शन किस तरह से होगा आप समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाए तो फिर से देख लीजिए, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलकर एक समान त्वरण से त्वरित होती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी तथा समय का ग्राफ होगा। इसके द्वारा तय किया गया दूरी तथा समय का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर बोला जाए कि एक वस्तु विरामावस्था से चलकर एक समान त्वरण से जो है त्वरित होती है, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी और समय का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो जब कभी भी विरामावस्था से चलकर एक समान त्वरण करती है तो आपको बता दें कि इस स्थिति में जो तय की गई दूरी और समय का जो ग्राफ होगा वो आप याद रखेंगे एक परवलय होगा। परवलय दैट मीन्स एक
हाइपरबोला आप याद रखेंगे, ठीक है। पैराबोला, ठीक है, इस टाइप का होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो आपके 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से पूर्व दिशा में गतिमान है, मतलब पूर्व दिशा में चल रही है। उसमें पूर्व की ओर मुंह किए बैठा यात्री का छिक्का यात्री एक सिक्का उछालता है। उसमें जो पूरब की तरफ जो है देख सकते हैं कि पूर्व की ओर मुंह किए बैठा यात्री एक सिक्का उछालता है, तो यह सिक्का किधर की ओर जाएगा? तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, पुनः उस यात्री के हाथ में गिरेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरब की तरफ गाड़ी भी जा रही है, उधर ही आप वो मुंह करके बैठा भी है और सिक्का उछाल देता है, तो जब तक वो सिक्का गिरेगा तब तक वहां पर ट्रेन उसकी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर आपका पुनः उस यात्री के हाथ में सिक्का क्या होगा, गिर जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि एक डाइन बल बराबर होता है। एक डाइन जो है वो किसके बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 27 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका डी होगा। देखेंगे 10 के पावर -5 न्यूटन के बराबर होता है एक डाइन बराबर। एक डाइन बराबर 10 का पावर -5 न्यूटन होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि गति के तृतीय नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गति के तृतीय नियम के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो 28 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा। याद रखेंगे, क्रिया तथा प्रतिक्रिया समान परिणाम तथा विपरीत दिशाओं में दो अलग अलग वस्तुओं पर लगती हैं। ये क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो आपके जो आपका जो है 28 के बाद जो आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 29 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे कि संतुलित बल किसी तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन नहीं कर सकता। संतुलित बल जो है किसी भी तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन नहीं करता है। कभी भी असंतुलित बल ही ऊर्जा, दिशा या फिर आकृति को परिवर्तन करने का काम करता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो आपके 30 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्व त्वरण जो है उससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी चीजें सही है, ये आपको बताना है। तो 30 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। गुरुत्व त्वरण का जो मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि अर्थ के सेंटर पर उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके सामने है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज के सेशन के लिए सिलेक्ट किया है। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से बस आप केवल वीडियो को देखते रहिए। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस जो है चल रहा है। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो 31 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन किस बीमारी के रक्षा करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन किस बीमारी से रक्षा करने के लिए सहायक है, आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो 32 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे घेघा से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 33 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है चयापचयन, यहाँ पर सॉरी आपको बताना है, चयापचयन यहाँ पर उपचयन होना चाहिए, चयापचयन की प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 33 का जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। याद रखेंगे, वसा, ठीक है, उपचयन होना चाहिए, उपचयन की प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा जो है। इस क्वेश्चन में हल्का टाइपिंग मिस्टेक समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन चक्र का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। तो 34 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। आगे बढ़ते हैं,
35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पौधों का जो परिवार आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह है। पौधों का जो परिवार आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वह कौन सा है। तो 35 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा। डेफिनेटली याद रखेंगे फली। कौन सा? तो फली यहाँ पर आपका 35 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री का काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है। निम्नलिखित में मिट्टी में उपस्थित NO3 माइनस आयन है का N2 में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं सी ऑप्शन कहाँ पे है। सी ऑप्शन यानी कि रंगहीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है 36 हम लोग अभी देख रहे हैं, तो 36 क्वेश्चन आपका शायद इधर होगा। यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे विनाइट्रीकरण, ठीक है। विनाइट्रीकरण यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि जल चक्र के सभी भागों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। लिखेंगे सूर्य। सूर्य जो है जल चक्र के सभी भागों यानी कि सूर्य ऊर्जा का सबसे व्यापक सबसे बड़ा स्रोत है। तो जल चक्र के लिए भी ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 38 नंबर क्वेश्चन, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कैसा होता है। तो 38 का यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो सर कैसा होता है? अगर इनमें से किसी भी स्थिति का नहीं होता है तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है ये आप जानने का कोशिश करेंगे। तो 38 का यहाँ पर आपको बता दें कि ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा और ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब ये आपका वर्टिकल होता है, ठीक है। पिरामिड अगर देखा जाए तो ऐसा ही होता है, ठीक है। ऐसा होता है पिरामिड, ठीक है। तो ये क्या है? हमेशा सीधा होता है और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से वर्टिकल होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आपके 39 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है। तो 39 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे मुक्त ऊर्जा का, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है मुक्त ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। कम समय है तो हम लोग फास्टली देखने का काम करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में कवक और बैक्टीरिया होते हैं। तो 40 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे अपघटक होते हैं, ये मृत जीवों को अपघटित करने का काम करते हैं। 41 है सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि जो वन्य जीव के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है, वो क्या है। मतलब मानव का वो कौन सा गतिविधि है जो वन्य जीवों के लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है। तो 41 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक निवास का जो प्रत्यावर्तन और विनाश। प्राकृतिक निवास का लोगों ने क्या किया है? प्रत्यावर्तन किया है, मतलब जितने भी जंगल है उसको काट उठ के और उसमें खेती करने लगे, इसको कहते हैं प्रत्यावर्तन। और विनाश भी करने का काम किया है, जिसके कारण वन्य जीव जो है आज विलुप्त के कगार पे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही अधिक खतरनाक प्रदूषक है, इसका कारण क्या है। तो 42 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे यह रक्त में मिलने वाले हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है, जिसके कारण ये हमारे लिए बहुत ही क्या हो जाता है, खतरनाक होता है। आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 43 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी वायु प्रदूषक गैस हैं। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा जो गैस है वो उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो 43 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। SO2 और NOx यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वजन में वायुमंडलीय गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा है।
तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है वायुमंडलीय गैसों का वो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन अकेले 78% होता है। ऑक्सीजन का बात किया जाए तो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो होता है 0.03%। और बाकी के सभी गैस जितने भी बच गया ये सभी को मिला करके लगभग 99.09%, 0.3% हो गया ये सभी को मिला करके। और बाकी के सभी जो है 0.3% तो 0.9% में ही 0.7% में ही सभी है, ठीक है। 0.07% में अन्य सभी गैस आते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा हिस्सा कौन हो गया? नाइट्रोजन हो गया। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धूम कोहरा है। तो 45 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, धुआं और कोहरे का संयोजन है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सत्य कथन यह है कि यह एक क्या है। तो 46 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस जितने भी प्रभाव है उसका जो कारण है वो क्या है? CO2 डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह एक क्या है? सत्य कथन है ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि दो समीपवर्ती सजातीय श्रेणी में भिन्नता होती है, किसके द्वारा भिन्नता होती है? तो 47 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे CH2 ग्रुप के द्वारा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन तो काफी बार पूछा जाता है। पूछा जा रहा है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो 48 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, CnH2n-2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से प्राप्त होता है। तो 49 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे CO2 + H2O जो है प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रसोई गैस का प्रमुख घटक है। रसोई गैस का मुख्य मेन घटक जो है वो कौन है? तो 50 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन रसोई गैस का जो आप जानते हैं एलपीजी का मुख्य घटक होता है। इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर आपके 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक उप परमाणविक कण जिसका एक इकाई द्रव्यमान तथा एक इकाई धनात्मक आवेश हो। तो यहाँ पर आपको सिंपली पूछा गया कि एक उप परमाणविक कण जिसका एक इकाई द्रव्यमान तथा एक इकाई धन आवेश हो तो निम्नलिखित में से वो कौन सा है? तो 51 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे प्रोटॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर होगा, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि धन आवेश जो है प्रोटॉन पे ही उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि दो तत्वों M और N के लिए एक ही परमाणु द्रव्यमान है लेकिन उसकी परमाणु संख्या क्रमशः 18 और 19 है। तो आपको M और N कौन है ये आपको बताना है। M और N जो है इस स्थिति में क्या होगा? तो यहाँ पर आपका 52 का जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे संभारिक होगा। M और N क्या होगा? एक आपस में क्या होगा? संभारिक होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 है। तो आपको बताना है कि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक्सटर्नल ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोग करता है। तो सबसे बाहरी कक्षा में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 1 है। तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही संयोग करता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर पर जाता है तब कैसा स्थिति होता है? सिंपली आपको बताना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर पर जाता है, दैट मीन्स पॉजिटिव की तरफ से निगेटिव तरफ जाता है, तो कैसा
स्थिति उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन आपको दिया गया है ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। बी ऑप्शन है ऊर्जा विमुक्त होती है। और जो यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन जो है 54 नंबर आपका जो है क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है दिया गया, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका 54 का जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, लिखेंगे ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा विमुक्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 55 नंबर क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के 1 मोल की मात्रा है, 1 मोल की मात्रा जो है वो किसके बराबर होती है? निम्नलिखित में से कौन सा, ये आपको बताना है। तो 55 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, लिखेंगे STP पर ऑक्सीजन का 22.4 लीटर जो है आप याद रखेंगे ऑक्सीजन गैस के 1 मोल की मात्रा के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 56 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जब 2 परमाणुओं के बीच एक रासायनिक बंध का गठन किया जाता है तो परमाणु की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए ऑप्शन कम हो जाती है, बी ऑप्शन बढ़ जाती है, सी ऑप्शन समान रहती है और डी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपको दिया गया है स्थिति ऊर्जा का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तो 30 का जो यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा 56 नंबर क्वेश्चन का वो आपका बी होगा, याद रखेंगे बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 57 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 57 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली से जो है कुचालक होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः कैसा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया कि ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली के कुचालक होते हैं। बी ऑप्शन आपको दिया गया कि गैस कम गलनांक वाले तथा बिजली के हीन चालक होते हैं। सी ऑप्शन दिया गया है ठोस कम गलनांक वाले तथा बिजली के सुचालक होते हैं। और जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया है ठोस अधिक गलनांक वाले तथा बिजली के कुचालक होते हैं। क्या सही आंसर होगा ये आपको बताना है। 57 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही सही होगा, याद रखेंगे कि आयनिक यौगिक जो है सामान्यतः ठोस होते हैं और अधिक गलनांक वाले होते हैं तथा बिजली के सुचालक होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक सहसंयोजी बंधन बनता है। एक सहसंयोजी बंधन कब बनता है? तो 58 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर होगा वो आप याद रखेंगे बी होगा, डैट मीन्स दोनों परमाणुओं के योगदान में दिए गए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। किससे बनता है? दोनों परमाणुओं के योगदान में दिए गए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। आगे बढ़ जाएंगे, 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 59 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो 59 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, याद रखेंगे विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जो है आपके 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि CaCO3 को गर्म करने पर CaO तथा CO2 प्राप्त होता है, तो इस स्थिति में कौन सा आपका सही जो है आंसर होगा? तो 60 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, अपघटन अभिक्रिया तथा उष्माक्षेपी प्रक्रिया यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही जो है आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, टेलीग्राम पर LGR स्टडी सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा। उसमें आपको नीचे एक ज्वाइन का बटन मिल जाएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से संबंधित सारा जानकारी आगे हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे, और वहाँ पर आपके रिजल्ट से संबंधित, आपके काउंसलिंग से संबंधित, आपके एडमिशन से संबंधित, और आगे जो आपका ट्रेड होगा, क्या ट्रेड, जो भी ट्रेड मिलेगा आपके कॉलेज में जो एडमिशन होगा
तो आपके ट्रेड से भी संबंधित सारा जानकारी जो है टेलीग्राम चैनल पर हम देंगे, और अभी भी बहुत सारा जानकारी हम वहाँ पर ही देते हैं। तो जितने भी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर LGR स्टडी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल जो है हमारा मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। काफ़ी वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी सब जो है हम देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बहुत जल्द हम मैथ का भी क्वेश्चन जो है आप लोग का करवाने वाले हैं। इसके जस्ट बाद जो है हम आपका मैथ का भी जो है क्लास लेकर के आने वाले हैं, तो इसके बाद मैथ का क्लास आप लोग जरूर जो है देख लीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम इसमें मैथ जो है इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको हम आपके लिए मैथ का जो है सभी 30 मैथ क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इसको लाइक नहीं किए तो लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।